वैसे तो मुसीबत के वक्त दो चीजें नहीं मिलती है, एक ऑटो और दूसरा नाटो। पर इस नाटो ने अब जापान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। चाइना ने नाटो को लेकर सीधे सीधे जापान को धमकाना शुरू कर दिया है। जहां जापान को धमकियां मिल रही है तो दूसरी तरफ किसिंजर एक नया खेल खेल रहे हैं चाइना के साथ। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ G20 की मीटिंग में पूरा हंगामा। रूस और सऊदी एक तरफ जाकर खड़े हो गए। जानेंगे इन्होंने ऐसा क्यों किया है, भारत आगे क्या करेगा। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने वार्निंग दी है जापान को और नाटो के मामले में। बोला, देखो यूक्रेन बनाने की कोशिश न करना, अगर यूक्रेन बनाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मामला क्या है? मामला ये है कि नाटो अपना एक ऑफिस खोलना चाहता है और नाटो ये ऑफिस खोलेगा जापान के अंदर। जापान ने इसके लिए हाँ भी कह दिया है और कहा है स्वागत है, आप अपना ऑफिस खुलकर खोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यही वजह बन गई है टेंशन की, जिसमें चाइना टूट पड़ा है जापान के ऊपर और कह रहा है कि हमारे बगल में तुम नाटो का ऑफिस नहीं खोल सकते हो, तुम तो कुछ वैसा ही कर रहे हो जैसा यूक्रेन कर रहा था। यूक्रेन अपने को नाटो में शामिल करके रूस के बॉर्डर पर नाटो की सेना की तैनाती करना चाह रहा था, जो बेहद गलत है। जापान को धमकियां मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका के किसिंजर, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, ये शख्स पहुंचता है चाइना। 100 की उम्र पार कर चुका है ये शख्स, इसकी स्थिति चलने वाली नहीं है, मुश्किल से खड़ा हो पाता है। ये आदमी चाइना जाता है और चाइना जाकर यहाँ पर न सिर्फ वांग यी और रक्षा मंत्री बल्कि शी जिनपिंग से भी मुलाकात करता है। शी जिनपिंग से मुलाकात होने का मतलब हो गया कि बहुत महत्वपूर्ण समझता है चाइना इस आदमी को, हो भी क्यों ना। 70 साल पहले इसी आदमी के बल पर तो चाइना आज इतना मजबूत हुआ है, तो चाइना इसे महत्व तो देगा ही। पर ऐसा माना जा रहा है कि किसिंजर यहाँ पहुँचा था चाइना और अमेरिका में दोस्ती करवाने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए। लेकिन स्थिति वैसी हुई नहीं, क्योंकि चाइना अब बड़ा हो चुका है और बड़ा चाइना किसिंजर की बात को भी नहीं मान रहा है। किसिंजर से पहले जेनेट येलेन पहुंची थी और उसके पहले जॉन कैरी पहुंचे थे। ये सारे लोग पहुंच कर अपनी बेइज्जती करा चुके हैं, कोई फायदा हुआ नहीं है। ब्लिंकन ने इसी बात को साफ किया। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका अभी भी काम कर रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में रिश्ते सही हो जाएं इस चीज़ पर। अब इसका क्या मतलब है? एक तरफ जापान को तैयार कर लिया, दूसरी तरफ भारत को भी तैयार कर रहे हैं और तीसरी तरफ अमेरिका किसिंजर को भेज देता है। शी जिनपिंग से मुलाकात होती है। ब्लिंकन कहते हैं कि हम रिश्तों को सुधारने का काम कर रहे हैं। खैर, जापान को वैसे भी मजबूत होना होगा, क्योंकि जापान वैसे भी नज़रों में चढ़ा हुआ है रूस और चाइना के। हाल फिलहाल के दिनों में तो जापान के तटों के पास चाइना और रूस ने रियल युद्ध के अभ्यास का ऐलान भी किया है और इस चीज़ से जापान टेंशन में आ भी गया है। तो ऐसे में जापान अपनी सुरक्षा के लिए जो भी इंतजाम संभव है वो सारे इंतजाम कर रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ G20 के मीटिंग में तो हंगामा ही हंगामा हो रहा है और ये हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। G20 में इस बार रूस एक नई बात लेकर आया और जिस नई बात को लेकर रूस आया उसे मानने के लिए तो भारत भी तैयार नहीं है। जानेंगे रूस कौन सी बात लेकर आया है। पहली बात तो ये कि G20 की जो इंडोनेशिया में बैठक हुई, इस बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था और इस जॉइंट स्टेटमेंट में सभी ने साइन किया था। इंडोनेशिया का जो मीटिंग था वो लगभग सफल हो गया था। G7 की एक मीटिंग हुई थी जो उस समय G8 था 2014 में, जब क्रीमिया को अधिग्रहण किया था पुतिन ने।
उसके बाद भी एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था। मतलब कि युद्ध के दौरान और पहले के युद्ध के बाद भी मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग होने के बाद जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर हुए। पर इस वक्त भारत का जॉइंट डिक्लेरेशन G20 का अटका पड़ा है, जिस पर बात चल रही है। अभी तो जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, पर उसके बीच मीटिंग में कई सारे हंगामे होने शुरू हो चुके हैं। भारत ने तो सबसे पहला वीटो किया और हटाया जेलेंस्की को। जेलेंस्की जो आकर स्पीच देने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पहुंचकर नहीं तो ऑनलाइन ही सही, भारत ने कहा ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा और आखिरकार ये जेलेंस्की को भारत में आकर बवाल करने का कोई मौका नहीं मिला। पर आपको बता दें, रूस यूक्रेन का मुद्दा ये तो रहा ही हिस्सा इस बैठक में हंगामे का, पर उसके बाद एक बड़ा हंगामा ये हो रहा है कि भारत चाह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर एक चीज तय हो कि हम 2030 तक कहां पहुंचना चाहते हैं। एक सीमा निर्धारित हो कि हम 2030 तक अपनी कैपेसिटी जो G20 के देश हैं वो 3 गुना कर लेंगे और 3 गुना करके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ने वाले जो कोयला है या डीजल है या तेल है, उन पर हम निर्भरता कम करेंगे। 2030 ज़्यादा वक्त है नहीं, मात्र 6-7 साल, क्योंकि आधा साल तो वैसे भी निकल गया है। इसमें चाह रहा है भारत कि दुनिया अपने आप को बदल ले और 3 गुना निर्भरता हो जाए हाइड्रोजन पे और ग्रीन एनर्जी पे। भारत इस दिशा में बहुत तेजी से काम भी कर रहा है और भारत को इसका फायदा भी मिलेगा। पर यहाँ पर रूस और सऊदी अरबिया दोनों आ गए अगेंस्ट में। दोनों ने कहा कि जी नहीं, 2030 तक का समय बहुत कम समय है और हम तो ये कहते हैं कि 2030 क्या कोई समय ही तय नहीं करो, हम मिक्स कर दो चीज़ों को कि हम रिन्यूएबल एनर्जी भी इस्तेमाल करेंगे और जो नेचुरल सोर्स है यानी तेल और गैस वो भी करेंगे। ये बात तो समझ में बहुत अच्छे से आ रही है कि सऊदी अरब और रूस दोनों तेल बेचने वाले देश हैं। ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि तेल पर रुकावट लगे। अगर तेल पर रुकावट लगता है तो इनकी इकोनॉमी धराशायी होने लगेगी। तो ऐसे में ये बात तो समझ में आई कि चलो रूस ने यहाँ पर भारत का विरोध किया या अन्य देशों का विरोध किया तो कहीं न कहीं अपना फायदा हर देश देखते हैं। लेकिन रूस ने ये कहा कि देखो, रूस यूक्रेन युद्ध का अगर जिक्र होता है तो यहाँ पर यह भी जिक्र करो कि यूक्रेन ने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ाया, ब्लास्ट करवाया। अब ये बड़ी टेंशन वाली बात हो गई और ये एक ऐसी टेंशन हो गई जिसमें भारत भी रेडी नहीं होगा। अब दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पर इस हंगामे के बाद भी जॉइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं हो पाया है। अब 50 दिन बचे हैं मेन मीटिंग को, जिसमें पुतिन भी आएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या भारत एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलवा पाता है या नहीं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।